नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। इसमें हम आज के दिन के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों के जो प्रमुख संपादकीय आए हैं, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से हमको लगता है कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिन पे चर्चा करी जा सकती है, उनको हम विस्तार से पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं। आज 20 जुलाई है। जुलाई महीना धीरे धीरे समाप्ति की ओर चल गया है और तैयारी को लेके अगर आप अभी तक गंभीर नहीं हुए हैं तो फिर आप कब होंगे, ये आप सोचिए। तो 20 जुलाई का दिन है आज, 164वां एपिसोड है मेरी गणना के हिसाब से। तैयारी को लेकर अगर गंभीरता नहीं आई है अभी तक और अगर गंभीर होने की इच्छा है, लगता है कि यार जितनी गंभीरता से तैयारी होनी चाहिए इस परीक्षा को निकालने के लिए, उस गंभीरता से हो नहीं पा रही, लेकिन करना चाहते हैं, लेकिन इच्छा है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत एक अच्छा अवसर है। वो है हमारा P2I का जो अगला बैच शुरू हो रहा है। कब से? परसों से। याद रखिएगा, P2I का हमारा अगला बैच जो है, जुलाई बैच शुरू हो रहा है हिंदी भाषा में, बाइलिंगुअल और इंग्लिश तीनों में शुरू हो रहा है 22 जुलाई से, जो कि परसों है। ठीक है, परसों शाम 6 बजे से शुरू होगा। P2I की सुविधा आप सभी जानते हैं। P2I का मतलब यह होता है कि आपको इसके अलावा और कहीं कोई कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप ये कोर्स लीजिए, आपकी तैयारी कंप्लीटली पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी है। आपको इसके अलावा और कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स से लेके मेंस, इंटरव्यू, पूरी तैयारी आपकी इसमें कराई जाएगी। आपको किताबें मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस मिलेगी, MCQs मिलेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, पर्सनल मेंटोर मिलेगा। बहुत बड़ी बात कि जो आपकी तैयारी और तैयारी से अतिरिक्त जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनको सुलझाने में एक अनुभवी दोस्त की तरह आपकी मदद करेगा। लाइव क्लास होगी, पूरा सिलेबस लाइव क्लास के जरिए कवर कराया जाएगा। रोज 6 बजे से शुरू होगी, 3-3.5 घंटे की लाइव क्लास होगी। अगर आपकी कोई छूट जाती है तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर आप इस समय उपलब्ध नहीं है तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। फैकल्टी से आप सवाल पूछ सकते हैं, प्रिंटेड किताबें मिलेंगी आपको। और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, जहां पे आपको ऑफलाइन तरीके से रख के पढ़ाया जाएगा। कोई अतिरिक्त खर्चा आपका इसमें नहीं होगा, वो सब इसी फीस में इंक्लूडेड है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपके DAF की तैयारी, आपके मॉक इंटरव्यू, सब कुछ इसमें कराया जाएगा। तो एक कंप्लीट पैकेज जो है, टोटल पैकेज आपको यहां पर प्राप्त होगा, तो जो आपका P2I बैच के तहत होने वाला है। AJ लाइव कोड लगाइए आप, जो मेरे नाम पे आधारित है, अतुल जैन लाइव। और आप AJ लाइफ, बेसिकली ये कोड है, अतुल जैन नाम पे आधारित है। 29,999 में आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो परसों से कोर्स शुरू है। मैं आग्रह ये करूंगा कि परसों तक का इंतजार मत कीजिए। कोर्स परसों से शुरू है, लेकिन अगर आपको जुड़ना है, आपका मन बन रहा है, तो आप कल तक जुड़ जाइए, ये मेरा आग्रह होगा। क्योंकि अक्सर आखिरी दिन बहुत रश होता है। जितने भी इसके पहले हमने बैचेस शुरू किए हैं, सब में आखिरी दिन बड़ा केओस मचता है। तो आखिरी दिन के केओस से बचिए, जिसमें कई बार बच्चों को थोड़ा सा समस्या आती है कि भाई 1-2 घंटे बाद उनका लॉगिन पासवर्ड आता है और उनको यह समस्या होती है। अगर आप 22 को भी जुड़ना चाहते हैं तो 22 को कृपया सुबह सुबह जुड़ जाएं। 22 की शाम तक का इंतजार ना करें, वरना फिर आपकी 22 तारीख की क्लास छूटने की संभावना हो जाएगी। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए। और 2024, 2025 ये 2 साल के जो बच्चे हैं, जो इन 2 सालों में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह कोर्स पूरी तरह से रेलेवेंट है। बेस्ट कोर्स है इंडस्ट्री का, जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा अगर आपको मेरे साथ कोई चर्चा करनी है, कोई सवाल पूछना है मेरे साथ, किसी कोई डिस्कशन करना है, तो आप इन तरीकों से मेरे से बात कर सकते हैं। अतुल जैन UPSC गाइडेंस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। Atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studyiq.com मेरा ईमेल ID है। ठीक है, चलिए। तो ये बेसिक जानकारी जो आपको हर क्लास में मैं देता ही हूं। तो इसके बाद शुरू करते हैं अपनी आज की चर्चा को। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि थोड़ी है, 5 खबरें हैं आज, तो 1 घंटे में कवर करना थोड़ा सा टफ होता है उसको, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम कर पाए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यार, पहली जो आज की खबर है वो एक आर्टिकल है विकलांगता और पदोन्नति पर। तो यार, आपको पता है कि भारत का संविधान जो है, या भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है, वो अनेक ऐसे वर्ग होते हैं जो आर्थिक सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण का लाभ प्रदान करता है। ठीक है, भारत का संविधान करता है। अलग अलग समय पे भारत की सरकारों ने अलग अलग निर्णयों में
इसको बढ़ावा दिया है, इसको आगे बढ़ाया है। जैसे आपने देखा होगा, आपको पता होगा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद SC ST के साथ जो ओबीसी वर्ग था, ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण की सुविधा मिलनी प्रारंभ हुई। उसके बाद अभी कुछ वर्ष पहले जो आपका आर्थिक तौर पे पिछड़ा वर्ग था, उसको भी आरक्षण देने की एक प्रक्रिया भारत सरकार ने शुरू की और उसको भी एक संसद से पास कराया गया, उसको भी कोर्ट का एक अप्रूवल मिला। तो ये एक प्रक्रिया है। आइडिया ये है, इसके पीछे जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि यार कोई भी ऐसा वर्ग जो मतलब नेचुरल तौर पे, प्राकृतिक तौर पे, सामाजिक आर्थिक तौर पे पिछड़ा हुआ हो, जिसके साथ सामान्य व्यवहार नहीं होता हो और इसके पीछे उनकी अपनी कोई कमी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार मैं पढ़ता नहीं, इसलिए मेरे नंबर नहीं आते और मेरे को आरक्षण चाहिए, ये नहीं है। मेरे साथ दुर्व्यवहार, मेरे साथ बुरा व्यवहार क्यों हुआ है? क्योंकि मैं एक विशेष जाति का हूं, मैं एक विशेष वर्ग का हूं, या मैं आर्थिक तौर पे विपन्न हूं, इस कारण से मेरे को बराबर अवसर नहीं मिले। तो उन अवसरों की बराबरी के लिए एक आरक्षण की नीति होती है। तो आरक्षण की नीति में हम हमेशा यह जानना चाहते हैं कि व्यक्ति जो है, जो वर्ग आरक्षण मांग रहा है, क्या वो वर्ग पिछड़ा हुआ है या नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे राज्यों में अक्सर ये विवाद होते रहते हैं कि ये जाति अपने लिए ओबीसी स्टेटस मांग रही है, वो जाति मांग रही है, जबकि हम में से काफी लोगों को पता है कि जो जाति मांग रही है वो तो यार बिल्कुल पिछड़ी हुई नहीं है। ऐसे भी कई सारे मामले हमने सुने हैं, है ना। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसके पिछड़ेपन पर आप डाउट कर ही नहीं सकते कि यार उनको तो समस्या है ही सही, और वो वर्ग है विकलांग वर्ग। मतलब यार आप में से भी कुछ लोग जो ये क्लास देख रहे हैं, मैं मान के चलता हूं कि भाई कुछ प्रतिशत, 1%, 2% लोग शायद विकलांग होंगे, और आपको, और जो लोग विकलांग नहीं हैं वो इस बात का अनुमान ही नहीं लगा सकते कि विकलांग लोगों के लिए जीवन कितना दुष्कर हो सकता है। वो इसका अनुमान ही नहीं लगा सकते कि जो चीजें आपको सामान्य लगती हैं, जो चीजें आपको सरल लगती हैं, वो विकलांगों के लिए कितनी कठिन, कितनी मुश्किल हो सकती हैं। ये अब अनुमान लगाना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से हम में से कोई भी इस बात से तो असहमत नहीं होगा कि यार विकलांग निश्चित तौर पे, आप कोई भी पैरामीटर ले लो, सामाजिक ले लो, आर्थिक ले लो, कैसा भी पैरामीटर ले लो, विकलांग वर्ग जो है वो उसमें पिछड़े वर्ग में जरूर आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर हम इस बात पे सहमत होने को तैयार हैं तो हमें इस बात पे भी सहमत होना होगा कि फिर यार आरक्षण का लाभ विकलांगों को भी मिलना चाहिए। विकलांगों को भी हमको एक वर्ग मानना चाहिए जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो आप यही तो ऐसे ही पहचानते हो ना कि जो पिछड़ा हुआ है उसको आरक्षण देते हो, तो विकलांग तो निश्चित तौर पर पिछड़ा हुआ है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। सीधी सीधी बात है, लॉजिक है। तो भारत ने पीपल्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था भारत में 1995 में, विकलांगता अधिनियम इसको बुलाते हैं। उसने पहली बार विकलांगों के अधिकारों को पहचाना और नौकरियों में 3% रिजर्वेशन विकलांगों को दिया गया कि भाई ये जो है मतलब विकलांग लोग जो हैं उनको नौकरियों में 3% आरक्षण दिया जाएगा। शुरुआत में ये केवल जो निम्न वर्ग की नौकरियां थी, टाइप सी और टाइप डी जो जॉब्स होती है, ग्रेड सी और ग्रेड डी, यानी कि क्लैरिकल नौकरियां और उसके नीचे वाली नौकरियां, उनके लिए ये व्यवस्था की गई थी। लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर ग्रुप ए और ग्रुप बी में भी कर दिया गया, यानी कि आपके जो उच्च पद भी होते हैं उन पर भी इसको लागू कर दिया गया कि वहां पर भी ये लागू किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये प्रक्रिया चल गई। तो जब सरकार ने ये घोषणा की, जब ये बिल लाया गया, तो इस बिल का लॉजिक ये था कि यार आपका सामान्य तौर पे जो भी आरक्षण है, आपका जो भी आरक्षण होगा भाई उसमें इसे इंटीग्रेट कर दिया गया, यानी कि उसका पार्ट विकलांगता हो जाएगा। सीधा सीधा जहां भी आप आरक्षण की बात करोगे विकलांगता उसका हिस्सा निश्चित तौर पे होगी, यह व्यवस्था बना दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में 90 के दशक में ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस हुआ। ठीक है, आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो जब भी आप पॉलिटी पढ़ोगे, जो भी आपको पढ़ाएगा वहां विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इंदिरा साहनी केस अगर नहीं है तो मैं इस पर एक क्लास ले लूंगा, कभी एक यूट्यूब पे अलग से लेक्चर ले लूंगा मैं इंदिरा साहनी केस पर, अगर आपको चाहिए तो एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चाहिए तो मैं ले सकता हूं उस पर। ठीक है, तो इंदिरा साहनी मामला हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए थे आरक्षण को लेकर।
उन्होंने एक तो आरक्षण पे एक सीमा तय की थी 50% की वगैरह वगैरह, उसके लिए वादा जाना जाता है। साथ के साथ इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए, कि एक बार सभी लोग जब नौकरी में आ गए तो उसके बाद आरक्षण की आगे सुविधा नहीं होनी चाहिए, कि नौकरी में एंट्री पॉइंट पर आरक्षण है, पदोन्नति में किसी प्रकार का आरक्षण हम नहीं देंगे। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। मेरे विचार में, मेरे व्यक्तिगत विचार में यह बात सही थी कि पदोन्नति में शायद आरक्षण का ज्यादा औचित्य नहीं बनता, लेकिन कई सारे ऐसे सामाजिक चिंतक हैं और उनसे भारत सरकार सहमत होती है कि यार पदोन्नति में भी आरक्षण होना चाहिए। यानी कि अगर आपको 100 लोगों को पदोन्नत करना है तो उसमें भी एक विशेष परसेंटेज जो है वो आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ही होना चाहिए। तो अब क्या हुआ, जब इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, तो सरकार एक बिल लाई। भाई सरकार अक्सर ऐसा करती है, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसी चीज कह देती है या ऐसा नियम बना देती है जिससे सरकार सहमत नहीं होती तो सरकार कानून लाके उसको बदल देती है। अभी जैसा दिल्ली में हुआ कुछ दिनों पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया तो सरकार एक कानून लाई, संसद सदन में नहीं थी तो अध्यादेश के तौर पे लाई, लेकिन है तो वो कानून ही, तो सरकार उसको लेके आई। तो सरकार ने संसद में कानून बनाकर, माफ कीजिएगा, तो सरकार ने क्या किया, संसद में कानून बनाकर इस निर्णय को बदल दिया और पदोन्नति में भी आरक्षण जो है देना शुरू किया गया। अब यहां तक असम्पशन यह था कि जो भी आप आरक्षण बहाल कर रहे हो या दे रहे हो या बढ़ा रहे हो, जो भी कर रहे हो, भाई विकलांगता का आरक्षण तो इसका हिस्सा ही है ना। तो अगर पदोन्नति में आम आरक्षण आपने बढ़ाया है तो विकलांगता का आरक्षण कोई अलग तो है नहीं। तो अगर पदोन्नति में आरक्षण बहाल किया गया है तो विकलांगता का आरक्षण जो है वो स्वतः बहाल हो गया, वो खुद से बहाल हो गया पदोन्नति में। असम्पशन यही है हमेशा। तो उस कानून में विकलांगों के आरक्षण को भी अभिन्न अंग माना गया। लेकिन 2005 आते आते सरकार ने अलग से एक आदेश जारी किया और विकलांगों के पदोन्नति के आरक्षण को रोक दिया। क्या लॉजिक था इसका, क्या औचित्य था, सरकार ने कभी नहीं बताया। तो 2005 में सरकार ने एक आदेश दिया और कह दिया कि भाई विकलांगों को जो आरक्षण है वो नौकरी मिलने में मिलेगा, पदोन्नति में नहीं मिलेगा। ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण जो है बाकी वर्गों को मिलता रहेगा, विकलांगों को उसका कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। यह सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया। इसका औचित्य क्या है यह किसी को अभी तक समझ में नहीं आया है। इसके पीछे सरकार ने कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किए हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा एक आदेश दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बहुत साल इस पर केस चला। जैसा होता है अक्सर कि भाई कोर्ट भी कुछ ज्यादा उस पर इंटरेस्टेड थी नहीं, तो बड़े साल तक इस पर केस चलता रहा और आखिरकार 2016 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यार ये आरक्षण बहाल कीजिए भाई, कि कोई औचित्य तो होना चाहिए। जब आप बाकी जिनको आरक्षण मिलता था उनको आप पदोन्नति में दे रहे हो, विकलांगों को भी मिलता था, विकलांगों को नहीं दे रहे हो, तो भैया एक्सक्लूजन का ये जो आप उनको अलग कर रहे हो, उनसे एक सुविधा ले रहे हो, उनको सुविधा नहीं दे रहे, कोई कारण तो होना चाहिए इसका। और अगर इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो यह जारी नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि आपको यह बहाल करना पड़ेगा, यह आपको देना पड़ेगा, यह वरना आपका प्रक्रिया सही नहीं है, आपका यह निर्णय सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने विकलांगों के आरक्षण को, विकलांगों का जो पदोन्नति में आरक्षण है उसको बहाल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, लेकिन नोटिफिकेशन तो सरकार ही जारी करेगी ना। वो नोटिफिकेशन सरकार ने कभी जारी ही नहीं किया। तो 2017 में एक बार दोबारा सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि भाई ये अवमानना हो रही है तो आपके आदेश की, कि आपने आदेश दिया लेकिन सरकार उस पर कुछ कर नहीं रही, तो आपके आदेश की तो सीधी सीधी अवमानना की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आदेश दिया। देखिए मतलब यहां पे आप सरकार का स्टैंड देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आदेश दिया कि हमारा आदेश है भाई 2016 का, आप लागू कीजिए ना, हमने आदेश दे रखा है, उसमें क्या समस्या है। उसके बाद सरकार ने क्या किया, उसके बाद सरकार ने लागू करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगे। सरकार कोर्ट से पूछ रही है कि हम पहचानें कैसे, लागू कैसे करें, नियम कायदे कैसे बनाएं। अरे भाई ये कोर्ट थोड़ा ना बताएगा, ये बताना कोर्ट का काम कब से हो गया। कोर्ट ने आपको आदेश दिया कि संवैधानिक तौर पे आपको यह आरक्षण अब देना चाहिए, अब उसको लागू कैसे करना है यह काम तो एग्जीक्यूटिव का है, यह काम सरकार का है। आपको नियम बनाने हैं, आप संसद में बनाइए। आप क्या कर रहे हो, बेसिकली टाइम बाइंग टैक्टिक है, एक समय और लेने की एक प्रक्रिया है कि हम कुछ वर्ष और ऐसे ही निकाल देते हैं कि हम सोच रहे हैं,
अभी तो हम नियम बना रहे हैं, नियम हमें स्पष्ट नहीं है, ये सारी प्रक्रिया करते 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 आप कुछ साल और निकाल देंगे। तो ये एक बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है, बड़ी गंभीर बात है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को की अवहेलना करते हुए भी सरकार ने लगभग ये ठान रखा है कि पदोन्नति में विकलांगों को आरक्षण वो नहीं देना चाहती। अगर ऐसा है भी, यहां पे स्पष्ट है कि अगर मान लीजिए ऐसा है भी, तो सरकार को कम से कम इसके कारण स्पष्ट करने चाहिए कि इसके पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। मतलब ये तो कारण नहीं हो सकता कि हमें नियम समझ में नहीं आ रहे। यार ये कैसा कारण है? आप सरकार हो यार, आपके पास दुनिया भर के वकील बैठे हैं, आप समझ लो यार नियम में ऐसा क्या है। लेकिन आप जो है निश्चित तौर पे कुछ और कारण है जिसको सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है। लेखक यहां पे ये भी कहते हैं कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में, ये जो विकलांग लोग हैं उनके पक्ष में कई बार निर्णय दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अपने निर्णय को जिस तरह से एक दबाव देकर लागू करा सकती है, वैसे कराने की एक मंशा सुप्रीम कोर्ट की भी यहां पर नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको थोड़ा सा कैजुअली ही ले रही है कि ठीक है हमने आदेश दे दिया। वरना आप सोच सकते हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट की इतने साल से अवमानना हो रही है और सुप्रीम कोर्ट होने दे रही है, ऐसा तो नहीं होता ना भारत में। तो यह भी एक समस्या की बात है कि यार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की इतनी अवहेलना जो है निरंतर करी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको होने दे रही है। यह भी एक समस्याप्रद बात है। तो इस पर एक स्पष्ट नीति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, चलिए यह हुआ हमारा आज का पहला आर्टिकल। चलते हैं अगले की ओर। तो यार अगला आर्टिकल जो है ये एक इसकी जो लेखिका हैं वो फुलब्राइट स्कॉलर हैं, मैं नाम भूल गया उनका, कोई नाम ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने एक सर्वे के आधार पर इसको लिखा है। उस सर्वे का मैं प्रयोग नहीं करूंगा एक बार भी, क्योंकि वो सर्वे केवल 400 छात्रों पे किया गया है। देखिए किसी भी सर्वे में यह बहुत जरूरी होता है कि उसका आधार क्या है। अगर आपने 10 लोगों से पूछा और कि भाई तुमको अतुल सर अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते, और वो 10 लोग कौन थे, 10 के 10 मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, तो यार उनमें से मान लो 9 ने बोल दिया कि अतुल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो यार आप ये नहीं कह सकते कि भाई अतुल सर की जो अप्रूवल रेटिंग है वो 90% है, क्योंकि वो गलत हो गया। मतलब ये वो लोग हैं जो मेरी क्लास में आज भी बैठे हुए हैं, जो मेरी क्लास में हमेशा आते हैं, तो शायद मेरे को पसंद करते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है। ये एक ऐसा सैंपल नहीं है जो बाकी सारे छात्रों को भी समावेशित करता है। इसमें आपको एक ऐसा सैंपल भी बनाना पड़ेगा जिसमें शायद ऐसे भी लोग हों जो मेरी क्लास में आते थे पर अब नहीं आते। तो उसका कारण कुछ भी हो सकता है, शायद वो पढ़ना नहीं चाहते या फिर उनको मैथ अच्छा नहीं लगता, जो भी कारण है। तो पॉइंट ये है कि आप अगर एक छोटा सैंपल स्पेस लेके केवल 400 लोगों से बात करके आप एक सर्वेक्षण करते हो, तो सर्वेक्षण की मेरी नजर में ज्यादा वैल्यू नहीं है। आज हम एंड में एक आर्टिकल है डेटा पर भी, उस पर भी बात करेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि केवल ये बात कहना कि यार एक सर्वे ने बताया कि 90%, अब जैसे एक मैं आपको बताता हूं, भारत सरकार ने एक सर्वे का रिजल्ट जारी किया था अभी पिछले के पिछले साल की बात है कि 95% लोग जो है, 97% लोग, ऐसा कुछ नंबर था, बहुत बड़ा सा नंबर, प्रधानमंत्री के काम से बहुत खुश हैं। 95-97% लोग प्रधानमंत्री के काम से बहुत ज्यादा खुश हैं, ऐसा एक सर्वे आया। अब मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार मतलब ठीक है नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 95% तो बहुत ज्यादा हो गया यार। 95% लोग कैसे खुश होंगे यार, ये तो अजीब सी बात है। फिर मैंने देखा वो सर्वे कहां कराया गया था। जब अंदर पढ़ा उस न्यूज को मैंने, तो उसमें लिखा आया था कि वो सर्वे जो है, जो प्रधानमंत्री की अपनी खुद की एक ऐप है, नमो ऐप, एक प्रधानमंत्री जी की अपनी ऐप है जिसका है नमो ऐप, उसका नाम है, जहां पे उनके भाषण, उनके विचार, ये सब चीजें प्रकाशित होती हैं। तो नमो ऐप पे सर्वे कराया गया। अब आप देखिए, हो सकता है उस सर्वे को, वो सर्वे 10,000 या 1,00,000 लोगों ने लिया हो, लेकिन क्या ये एक फेयर सर्वे है? क्योंकि यार अगर भाई वो ऐप किसने डाउनलोड करी होगी? वो ऐप उन्हीं लोगों ने डाउनलोड करी होगी जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं प्रधानमंत्री से। बात सही है कि नहीं है? मतलब जो लोग आमतौर पे उनको पसंद भी करते हैं, उन्होंने भी शायद नमो ऐप तो डाउनलोड नहीं करी होगी। उन लोगों ने करी होगी, या तो भाई जो पढ़ना चाहते हैं कि क्या कहते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट कई बार कर लेते हैं इस तरह की चीजें, हालांकि मत कीजिए, वो फालतू में आप कंफ्यूज ही होते हो। या फिर उन लोगों ने करी होगी जो राजनीतिक तौर पे बेहद प्रभावित है उनसे। तो ऐसे अगर आप 1,00,000 लोगों से पूछोगे तो 97% कहेंगे यार वो तो खुश है। क्या ये सही सैंपल स्पेस है? ये सही सैंपल स्पेस नहीं है। तो इसीलिए खैर हम काफी लंबा चले गए हम डेटा में, तो इसलिए डेटा की मैं बात नहीं करूंगा,
लेकिन इस आर्टिकल में कुछ बिंदु थे, वो बिंदु बहुत काम के थे, वो इंपॉइंट काम के थे, तो वो पॉइंट मैं आपको जनरली पढ़ाऊंगा। तो यार ये आर्टिकल जो है ये क्या है, प्रौद्योगिकी आधारित यौन हिंसा पर आधारित है, जिसको हम कहते हैं माफ कीजिएगा टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस। ये टर्म आप यूज कर सकते हैं TFSV, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस, यानी कि ऐसी यौन हिंसा जिसके लिए तकनीक का, टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि एक सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ऑनलाइन उत्पीड़न, ठीक है, महिलाओं का जो आप ऑनलाइन हैरेसमेंट करते हैं, जो ऑनलाइन उत्पीड़न महिलाओं का होता है, उसको हम ये TFSV के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे ये बहुत कॉमन है, खास तौर पे जो युवा लड़कियां होती हैं, आमतौर पे महिलाएं ज्यादा विक्टिम होती हैं इसकी, और उनमें भी जो युवा महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके साथ ये घटनाएं काफी होती हैं। ऐसे बहुत सारे मामले आप लोगों ने सुने होंगे, देखे होंगे, उनके बारे में आपको जानकारी होगी कि भाई किसी लड़की का चेहरा लगाकर और नीचे किसी अन्य महिला का शरीर लगाकर कोई नकली फोटो प्रकाशित किए गए। ये आपने निश्चित तौर पे सुना होगा। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं किसी यूनिवर्सिटी का ऐसा केस पढ़ रहा था कि एक कोई कपल था, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, उनका ब्रेकअप हो गया, तो जो नाराज बॉयफ्रेंड था उसने अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा लिया, मतलब चेहरे का फोटो लिया, और फोटोशॉप इत्यादि से जो पॉर्न अभिनेत्रियां होती हैं उनके शरीर पर उसको लगा के सारे व्हाट्सएप पे और कॉलेज में सर्कुलेट कर दिया। तो अब निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा एक अपराध है, ये क्राइम है, लेकिन ये नकली फोटो। इसके अलावा डिजिटल सेक्सुअल हैरेसमेंट, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी भी लड़कियां इंटरनेट यूज करती हैं या किसी भी तरह का सोशल मीडिया प्रयोग करती हैं, उन सबके साथ कभी ना कभी किसी ना किसी तरह का उत्पीड़न डिजिटली एक ना एक बार हो चुका होगा। यह उत्पीड़न बहुत व्यापक है। यह उत्पीड़न अश्लील फोटो भेजने से शुरू होता है, कई बार कि लोग अपने अनसॉलिसिटेड जो होते हैं, बिना मांगे हुए अश्लील फोटो भेजना शुरू कर देते हैं। कई बार लोग उनको अश्लील मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। यह बहुत कॉमनली मैंने देखा गया है। और मतलब मैं आपको एक बिना रेफरेंस की एक चीज बताना चाहता हूं। हमारी एक टीचर थी, स्टडी IQ में नहीं, इसके पहले मैं जहां काम करता था, तो छात्र अध्यापिकाओं के साथ किस प्रकार का बर्ताव करते हैं, इसके लिए मैंने छात्रों को संस्थान से निष्कासित किया हुआ है। मतलब एक फीमेल टीचर थी, वो पढ़ा रही हैं, वो बात कर रही हैं, और बच्चा उनके साथ अश्लील इशारे कर रहा है, उनके पढ़ाए, अगर वो लाइव लेक्चर ले रही हैं तो अश्लील कमेंट्स कर रहा है। ऐसी घटनाएं एक बार नहीं, मतलब 6-7 साल में मैंने कम से कम ऐसी 10 घटनाएं देखी हैं कि एक टीचर जो है वो 1-to-1 सेशन ले रही है बच्चे के साथ, बच्चा उनके सामने अपने वस्त्र उतारना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार की चीजें जो है ये होती है, ये हो चुकी है। तो ये अश्लील मैसेजेस, अश्लील कमेंट, महिला टीचर्स अगर वीडियो डालती हैं, वो कुछ पढ़ा रही हैं, तो उस पर बच्चे जो है अश्लील कमेंट्स कर रहे हैं, जो कि उनकी टीचिंग को लेकर नहीं है, उनके शरीर या उनके दिखावे को लेकर है, उनके पहनावे को लेकर है। तो ये सारी चीजें, बलात्कार की धमकियां, रेप थ्रेट्स, आप किसी भी दिन ट्विटर पे चले जाओ, किसी भी दिन आपको जो भी महिला पत्रकार, महिला नेताएं पोस्ट करती हैं, लिखती है, अभिनेत्रियां जो भी लिखती हैं, आपको रेप थ्रेट तो बहुत कॉमनली वहां पर मिलते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये सब बहुत आम बात हो चुकी है कि ये सब अब ज्यादातर लड़कियां इसको अपराध मानती भी नहीं है, क्योंकि इतना कॉमन है, रोज ही होता है। ये ऐसी घटना है जैसे जो घटनाएं रोज होनी शुरू हो गई हैं, तो लोगों ने अब उसको ज्यादा सीरियसली भी लेना बंद कर दिया है कि ठीक है, ये तो पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि यार इंडियन यूनिवर्सिटीज में जो एक लड़कियों के लिए असुरक्षित होने का माहौल भी ऐसे शुरू हुआ कि लड़कियों ने इसको आम तौर पे लेना शुरू कर दिया कि ये तो होता ही है यार, आप कॉलेज आओगे तो 2-4 लड़के बदतमीजी करेंगे आपके साथ, ये आम व्यवहार हो गया है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार बहुत साल पहले मेरे कॉलेज में मैंने इस प्रकार के व्यवहार के खिलाफ बहुत कठोर स्टैंड लिया था। तो मेरे से कहा गया कि यार तुम इतना बढ़ा के क्यों ले रहे हो, ये तो कभी कभी थोड़ा बहुत इतने साल में एक बार हुआ है। तो मेरा वहां पर भी यही आर्ग्यूमेंट था कि यार ये, मैं उस टाइम IIT कानपुर में था, तो मेरा उस टाइम भी यही आर्ग्यूमेंट था कि यार अगर हम अभी एक होने देंगे ना इस तरह की घटना और दंडित नहीं करेंगे, तो फिर ये घटनाएं फिर ना 5 साल में हम किसी और विश्वविद्यालय जैसे बन जाएंगे जहां लड़कियों का हॉस्टल से बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो ये हमको नहीं बर्दाश्त करना है, ये हमको नहीं होने देना है। ठीक है, तो ये अब इससे क्या होता है, महिलाओं के लिए अवसर सीमित होते हैं। अक्सर इस तरह के हैरासमेंट से, इस तरह के उत्पीड़न से डर के महिलाएं अपने आप को अभिव्यक्त करना बंद कर देती हैं, वो प्लेटफॉर्म छोड़ देती हैं। कई बार महिलाएं नौकरियां छोड़ देती हैं। ऐसे शिक्षकों को मैं जानता हूं कि उनके YouTube वीडियोस पर खराब कमेंट्स आ रहे थे और भद्दे अश्लील कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। तो लोगों का करियर पीछे जाता है, बहुत सारी दिक्कत जो है उनको होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये याद रखिएगा
कि यार डिजिटली अगर आपकी कोई गलत प्रकार की फोटो आ गई, जैसे मान लीजिए किसी ने आपका एक डीप फेक फोटो बना दिया या वीडियो बना दिया और कहीं पर अपलोड कर दिया, अब वो एक साइट से दूसरी साइट से तीसरी साइट पे चला गया। अब यार ये बड़ा मुश्किल है कि आप उसे कभी भी डिलीट कर पाओ। मतलब आप एक जगह से डिलीट कराओगे, वो तो 10 जगह जा चुका है ना। तो हो सकता है कि भाई आपके साथ आपका ये एक गलत फोटो बनाकर किसी ने डाला था और उसके बाद अब आप ताउम्र 10 साल बाद भी अपना नाम सर्च करोगे तो वही फोटो आएगा। तो एक तरह से डिजिटल उत्पीड़न जो है ये इंटरनेट पे हमेशा के लिए रह जाता है। ठीक है, तो अब ये समस्या बहुत बड़ी है और इसके सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, पर यहां पे लेखिका क्या कहती हैं कि यार ये जो टेक्निकल इंप्रूवमेंट भी किए जा रहे हैं ये भारत के अनुकूल नहीं है। जैसे एग्जांपल वो देती हैं कि मेटा यानी कि फेसबुक के सबसे बड़ा यूजर भारत में है, उसके बाद भी फेसबुक का जो सिस्टम है वो भारतीय भाषाओं में अश्लीलता को समझता ही नहीं है। तो फेसबुक का जो कमेंट सेक्शन है, अगर आप वहां पे अंग्रेजी में अश्लील बातें लिखेंगे तो आपको वो ब्लॉक कर देगा, वो आपको आपके कमेंट को डिलीट कर देगा, आपको चेतावनी आ जाएगी। इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने लगाया है। लेकिन ये इंटेलिजेंस जो है भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। तो आप हिंदी में गाली दे सकते हैं और हिंदी में भी आप, हिंदी का भी एक वर्जन नहीं है। आप अगर पंजाब में जाएं या आप उत्तर प्रदेश में जाएं या आप बिहार में जाएं या आप मध्य प्रदेश में जाएं तो भाषा जैसे जैसे बदलती है वैसे ही अश्लील बातें करने का तरीका भी बदलता है। तो आप किसी अन्य क्षेत्र की भाषा में गलत तरीके से बात कर सकते हैं। आप बाकी जो भारतीय वर्नाकुलर भाषाएं हैं आप उनमें ये बात कर सकते हैं, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये इस पर भी अब ये लेखिका कहती हैं कि जो हमारा डिजिटल इंडिया बिल आने वाला है, सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि यार इस बिल में इस चीज का भी समावेशन किया जाए कि ये अगर किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न, किसी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर हो रहा है इंटरनेट पर, तो उसको भी प्रतिबंधित करने के लिए बहुत कड़े नियम बनाए जाने की आवश्यकता है और यह पूरे भारतीय भाषाओं, हिंदी इत्यादि सब पे अप्लाई होना चाहिए। ये बात यहां पर लेखिका जो है कहती हैं। इसके आगे ये कहती हैं कि यार कई बार इस प्रकार के हैरेसमेंट की जो साइट होती है, ये कहां पे होता है, ये उच्च शिक्षण संस्थानों में होता है। अभी कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था, पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है जानी मानी, उसके कैंपस में एक लड़के ने एक लड़की को गोली मार दी और मतलब भाई मामला था, लड़के ने उसको प्रपोज किया, लड़की ने इनकार कर दिया, लड़के ने उसे गोली मार दी। तो अब क्या है, और वो लड़का जो है इस लड़की का पीछा कर रहा था, पिछले 1-1.25 साल से कर रहा था। लड़की जो है इसकी शिकायत कर चुकी थी, लेकिन इसकी शिकायत करने के बाद भी संस्थान ने उस लड़के को बस एक बार काउंसलिंग कर दी, एक बार चेतावनी दी और छोड़ दिया। उसके बाद भी वो पीछा करता रहा, संस्थान ने कुछ नहीं किया। तंग आके लड़की ने भी शिकायत करना बंद कर दिया और आखिरकार इसका परिणाम क्या निकला कि उस लड़के ने उस लड़की की हत्या कर दी। तो यहां पर यह कहते हैं कि लेखिका बताती है कि यार भारत में उच्च शिक्षण संस्थान भी जो हैं वो इस मामले को बहुत कैजुअली लेते हैं, कि इसको लेके कोई गंभीरता नहीं है कि यार मतलब ये बहुत सीरियस मामला बन सकता है या ऑलरेडी है। इसको लेके ऐसी कोई खास गंभीरता नहीं है। जैसे कानूनन आपको हर कॉलेज में एक आंतरिक शिकायत समिति बनाना बाध्यकारी है, एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी होनी चाहिए कि किसी भी लड़की, किसी भी महिला के साथ, भले ही वो छात्रा हो, भले ही वो कर्मचारी हो, भले ही वो फैकल्टी मेंबर हो, अगर उनके साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी हो रही है तो वो इंटरनली एक कंप्लेन का मैकेनिज्म प्रयोग कर पाए, ये होना चाहिए। कॉलेजों ने कई बार ये बनाया भी है, लेकिन यहां पे जो सर्वे करती हैं वो हालांकि छोटा सा सर्वे है, लेकिन तब भी आप खुद भी अपने आप पता कर सकते हैं, अधिकांश छात्रों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। बच्चों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म है। अब यार आपने अगर ये मैकेनिज्म बनाया है तो यार उसके बारे में बच्चों को बताना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए अगर आपको किसी प्रकार का सेंसिटाइजेशन करने की आवश्यकता है, उसके लिए अगर आपको किसी प्रकार का प्रचार करने की आवश्यकता है, तो यह भी तो आपकी जिम्मेदारी है, यह भी तो आपको करना चाहिए ना, ये कोई और थोड़ा ना करेगा। अगर किसी को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई सुविधा है तो इसका फायदा क्या हुआ। इसके अलावा इन मामलों पे वर्कशॉप कराइए और ट्रेनिंग कराइए ताकि ऐसे मामले जो हैं वो होने कम हो जाएं, या अगर वो पूरी तरह से रुक सकते हैं तो और बेहतर है। ये बात यहां पर लेखिका कहती हैं कि यार ये जो आपका टेक्नोलॉजी पे आधारित जो आपके यहां यौन हिंसा होती है, इसको हमें नियंत्रित करने के लिए कठोर उपायों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये कहती हैं कि भाई इन चीजों को आप सामान्य मानना अगर शुरू कर दोगे तो इससे उनको बढ़ावा मिलता है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। मैं आपको एग्जैक्ट इंसिडेंट बताता हूं, बहुत वर्ष पहले की बात है।
तो भाई हमारे कॉलेज में क्या था कि जो IIT कानपुर में क्या होता था कि लड़कियां बॉयज हॉस्टल में आ जा सकती थी, किसी भी हॉस्टल में एंट्री का कोई बैरियर नहीं था, तो आप कभी भी किसी भी हॉस्टल में आ जा सकते थे। और फोटोकॉपी शॉप होती थी हॉस्टल में, क्योंकि एक हॉस्टल में 400-500 बच्चे रहते थे। तो एक लड़की, एक महिला छात्रा जो थी वो हमारे एक किसी बॉयज हॉस्टल में गई, वहां पे फोटोकॉपी कराने गई। जैसे हॉस्टल होता था, हॉस्टल के पीछे एक दुकानें होती थी, उसमें एक फोटोकॉपी शॉप होती थी, तो उन्हें कुछ नोट्स वोट्स की फोटोकॉपी करानी थी, वो वहां पर गई। तो छत पे, हॉस्टल की छत पे कुछ लड़के बैठे हुए थे, जो भी बातचीत कर रहे होंगे, आपस में कुछ गेम वेम खेल रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे। तो उन्होंने ऊपर से उस महिला छात्रा को देखा और उन्होंने उस पर कुछ टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, ऊपर से कुछ, जो बहुत शिष्ट टिप्पणियां नहीं थी, कम से कम IIT के स्टैंडर्ड से वो बहुत ही एक सही टिप्पणियां नहीं थी, ऐसी टिप्पणियां नहीं की जाती IIT के अंदर। तो ये करना शुरू किया। अब वो महिला जैसे जैसे आगे शॉप की तरफ, फोटोकॉपी शॉप की तरफ जा रही थी, तो उनका पीछा किया जाता रहा। छत पे ही, वो लोग छत पे थे, महिला नीचे थी, और पीछा करते 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 दूर तक उनसे अश्लील बातें, वो अश्लील तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अशिष्ट बातें जो जिन्हें हम कह सकते हैं, वो करते रहे। जब ये बात पता चली तो यार उस समय हम जो थे अपने कॉलेज के मैगजीन के एडिटर हुआ करते थे, हमने इस पर आर्टिकल छापा, हमने इस पर लिखा, इस मुद्दे को उठाया, इसकी औपचारिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे शिकायत की। उस हॉस्टल के वार्डन हॉस्टल में गए, उन्होंने उस हॉस्टल में काफी सारे छात्रों को निलंबित किया गया कुछ समय के लिए, मतलब कुछ कार्रवाई की गई। तब मेरे पर यह आरोप लगाया गया, तब यह मुझसे कहा गया था कि यार तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये तो ठीक है, थोड़ा बहुत कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। तब मैंने कहा था कि यार अगर आज ये थोड़ा बहुत करने पर नहीं रोका गया, तो कल को ये वैसा ही बन जाएगा जैसे कानपुर शहर में बाकी विश्वविद्यालय हैं, कि आप वहां पर जाओगे तो आपको बहुत ही कॉमन साइट है ये, कि लड़कियां निकलती हैं तो लड़के उनसे बदतमीजी करते हैं। ये हमें इस कॉलेज में नहीं होने देना है। ये एक IIT है, इसके अंदर एक डिसेंसी है, वो हमें मेंटेन करनी है। वही बात यहां पे है कि अगर आप इनको सामान्य मानना शुरू कर दोगे कि ये सब तो होता ही रहता है, तो आप इनको बढ़ावा देने में भागीदार हो। इनको सामान्य मानना हमें बंद करना होगा। और दूसरी चीज, पीड़ित का दोष निकालना बंद करना होगा, कि यार आप पीड़ित से ये नहीं कह सकते कि तुम इतने बजे वहां क्यों गए, या फिर तुम उससे मिलने क्यों गए, या फिर तुमने उससे बात क्यों करी, इस प्रकार, या फिर तुम उसके साथ एक प्रेम संबंध में क्यों थे। तो ये पीड़ित का दोष निकालना हमें बंद करना होगा। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, दोष उसका है, और इस अपराध को अपराध की तरह गंभीरता के साथ ही लिए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, यह बात लेखिका यहां पर कहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध और अनाज, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कविता का शीर्षक हो, युद्ध और अनाज। मैं आपको बताऊंगा कि युद्ध होने से लोग भूखे मर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो युद्ध और अनाज वाले में क्या है कि यार देखो, यूक्रेन जो है, यूक्रेन अनाज का बहुत बड़ा उत्पादक है। ये हम सबको जानकारी है, जिनको नहीं है उनको आज पता चल जाएगा कि यूक्रेन जो है वो दुनिया के काफी देशों को अनाज सप्लाई करता है, और उस मामले में यूक्रेन जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट देश है। अब रूस ने किया यूक्रेन पे हमला। दुनिया को बाकी तो जो डर थे वो थे, बाकी तो जो समस्याएं थी वो थी, माफ कीजिएगा, दुनिया को एक बड़ी समस्या यह भी थी कि यार दुनिया भर की जो खाद्य सुरक्षा है, कि यार अब हमें खाना कहां से मिलेगा, खाद्य सुरक्षा की जो समस्या है, कहीं ये तो नहीं बढ़ जाएगी। ये एक दूसरी समस्या दुनिया भर के पास आ गई कि यार खाद्य सुरक्षा का क्या हो। तो उसके लिए क्या किया गया, अनाज सुरक्षा के लिए एक ब्लैक सी इनिशिएटिव साइन किया गया। ब्लैक सी क्या है, काला सागर। आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो चेक वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा ब्लैक सी है, ठीक है, और यूक्रेन की सीमा यहां पर इससे लगती है। तो ब्लैक सी इनिशिएटिव एक साइन किया गया। ब्लैक सी इनिशिएटिव बेसिकली टर्की और यूएन, तुर्की जो देश है, टर्की और यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इन्होंने आपस में मिलकर एक ब्लैक सी इनिशिएटिव बनाया। इसका तात्पर्य क्या था कि ये तीन ऐसे पत्तन थे, तीन ऐसे बंदरगाह थे, यूजने, ओडेसा और क्रोनमॉर्क। ये तीन ऐसे बंदरगाह थे। इन तीन बंदरगाहों से यूक्रेन को अनुमति मिली कि युद्ध हो चाहे कोई भी कुछ भी हो, तुम अनाज इत्यादि के जहाज जो है वो इस्तांबुल तक यानी कि टर्की तक भेज सकते हो। उसके बाद फिर टर्की इन्हें जहां चाहे भेज सकता है। रूस ने भी यह वादा किया कि यार हम जो है इसमें बाधा नहीं डालेंगे, अपने युद्ध में हम इन बंदरगाहों के साथ कुछ नहीं करेंगे, और ये जो आपके वॉयेज, आपके जो ये सेफ, आपके जो अनाज से भरे जहाज जा रहे हैं, इनके साथ भी हम कुछ नहीं करेंगे। ये रूस ने वादा किया।
ताकि दुनिया भर की जो खाद्य सुरक्षा है उस पर कोई काले बादल ना आ पाए, वो खाद्य सुरक्षा जो है सामान्य तौर पे चलती रहे। पर यार रूस तो रूस है, आपको मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही बताया था कि रूस के साथ एक बड़ी समस्या जो हो गई है मित्रता रखने में भी, वो क्या है कि रूस विश्वसनीय नहीं रह गया है। कि रूस की बात का आप भरोसा कर सकते हो या नहीं, ये आप दावे के साथ नहीं बता सकते कि यार रूस की बात मानी जाए या ना मानी जाए। अब क्या हुआ, रूस ने इनका ये जो 3 बंदरगाह थे, इसमें से ये जो बीच वाला है ओडेसा, आप में से किसी दिख रहा होगा शायद, ये 3 नाम लिखे हुए हैं, यहां पर एक बंदरगाह है ब्लैक सी पर, ओडेसा। ओडेसा नाम के पत्तन पर रूस ने क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। ठीक है, ये जबकि क्लियरली ब्लैक सी इनिशिएटिव का हिस्सा था। ब्लैक सी इनिशिएटिव पे जो सहमति बनी थी उसके तहत रूस को इस क्षेत्र से दूर रहना था, पर यह अब रूस ने स्पष्ट तौर पे दर्शा दिया है कि ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है कि वो इस ब्लैक सी इनिशिएटिव का सम्मान करेंगे। ऐसा उन्होंने क्लियरली दिखा दिया है कि ये करने में उनकी कोई बहुत ज्यादा रुचि है नहीं। ठीक है, ये इन्होंने बहुत ही क्लियरली बोल दिया है। तो अब ये एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पे उभर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि तो एक तो यार इसमें क्या है कि देखो, रूस की बात पर दुनिया को पहले से थोड़ा कम भरोसा था, है ना। रूस जो है, जब मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि पुतिन के अंदर जो रूस है, पुतिन के अंतर्गत उनके अधीन जो रूस है, दुनिया उस पर ज्यादा भरोसा करती नहीं है। एक तानाशाही देश जो होता है, जिस तरह का रूस कहने को लोकतंत्र है, लेकिन हम सभी को पता है कि नाम मात्र का लोकतंत्र है। तो एक तानाशाही देश में जहां पर एक तानाशाह शासन करता है और उनका शासन पूरी तरह से क्वेश्चन नहीं किया जा सकता उनके शासन को, वहां पर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं कि तानाशाह का मन बदल गया, तब वो कुछ भी कर सकता है। जबकि एक लोकतांत्रिक देश में या फिर किसी एक दूसरे प्रकार के देश में इन चीजों के लिए सिस्टम होते हैं। तो अगर कल को नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ सोचेंगे भी, तो उनको उसके लिए अपनी कैबिनेट से बात करनी पड़ेगी, उनको उसके लिए संसद से बात करनी पड़ेगी। हालांकि मतलब हम कह सकते हैं कि भारत में भी शायद ऐसा नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज्यादा सशक्त नेता के हमेशा खिलाफ रहता हूं कि यार बहुत ज्यादा सशक्त नेता जो है उसका मतलब ही तानाशाही होता है। ऐसे संतुलन जरूरी है कि प्रधानमंत्री संसद पर निर्भर हो, ठीक है, प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट पर निर्भर हो, यह बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रूस पर ज्यादा भरोसा दुनिया को पहले भी नहीं था। तो दुनिया ने पहले ही यह मान के चला था कि यार ये कह रहे हैं, लेकिन ब्लैक सी इनिशिएटिव को ज्यादा मानेंगे इस बात की संभावना कुछ खास है नहीं। हो सकता है माने, हो सकता है ना माने। तो दुनिया काइंड ऑफ थोड़ा बहुत मानसिक तौर पे पहले से ही इस बात के लिए तैयार थी कि यार ये ब्लैक सी इनिशिएटिव जो है हो सकता है ठीक से काम ना करे। इसके अलावा भाई यूक्रेन जो है निर्यात उसी का तो करेगा जो उत्पादन होगा। यूक्रेन जो है भेजेगा वही तो अनाज जो पैदा होगा। अब आधे यूक्रेन में तो युद्ध चल रहा है। लॉजिकल बात है कि नहीं है यार, आपके देश में, आधे देश में तो आपके युद्ध चल रहा है, तो क्या ही उत्पादन होगा आपके यहां। तो दुनिया ने ये 2 फैक्टर पहले से सोच के रखे थे। एक कि रूस जो है वो अविश्वसनीय है, रूस का विश्वास जो है वो कितना किया जा सकता है दुनिया को पता था, ज्यादा नहीं। और दूसरा यूक्रेन जो है, यूक्रेन का उत्पादन जो है वो निश्चित तौर पर घटना ही था। यह भी दुनिया को पता था कि यार यूक्रेन में, चलिए अगर रूस कोई दखल अंदाजी नहीं भी करेगा, तब भी यार आपके यहां चल रहा है युद्ध, आप एक वॉर ट्रॉडन कंट्री हो, तो आपके यहां सामान्य उत्पादन तो भाई होने से रहा, यह क्लियर है। तो आपके यहां उत्पादन ही जब कम होगा तो आप निर्यात भी कम करोगे। तो इसके लिए दुनिया काफी हद तक तैयार थी, यूक्रेन से उत्पादन कम होगा। तो इसीलिए ऐसा देखा गया है कि वैश्विक परिस्थिति पर ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रभाव इसका पड़ा नहीं है जितना शायद हमको लग रहा था पड़ेगा कि रूस के इस कदम का। और इसके अलावा दुनिया ने इसीलिए अन्य मार्गों से भी अनाज की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित करनी शुरू कर दी थी। लेकिन रूस का भी गेम देखिए, रूस ने क्या कहा है कि भाई अभी के लिए तो रूस ने कहा है कि ये ब्लैक सी इनिशिएटिव को रूस ने तोड़ दिया। भाई यही इनिशिएटिव था कि आप इन बंदरगाहों पर, इनसे आने जाने वाले सामान पर कोई रोक टोक नहीं लगाओगे। रूस ने बमबारी कर दी, यहां पे मिसाइल फेंक दी, यानी कि क्लियरली इस ब्लैक सी इनिशिएटिव को रूस ने तोड़ दिया। लेकिन साथ के साथ रूस ने क्या कहा है कि जो हमारे यहां अनाज होता है, जो रूस का अपना उत्पाद है, अगर दुनिया उसको खरीदने की शर्तें सरल कर दे, यानी कि रूस का उत्पाद ज्यादा खरीदने लगे, तो रूस एक बार फिर से इस सहमति को लागू करने को तैयार हो जाएगा। तो रूस ने कहा कि अभी हमने तोड़ दिया है, सही बात है, तुम पहले हमारा माल भी खरीदो भाई, तो हम इसको जाने देंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब ये आप इससे क्या चीज समझ में आती है? एक, रूस में किसी तरह का एक आर्थिक संकट चल तो रहा है। यह समझ में आता है कि नहीं आता कि यार रूस जो है वो अपना उत्पाद बेचने के लिए डेस्परेट तो हो रहा है कि यार आप खरीद लो। तो ये जो एक प्रतिबंध रूस पर लगे हैं दुनिया भर के, इनका रूस पर निश्चित तौर पर प्रभाव तो पड़ रहा है, इसमें कोई शक है नहीं। दूसरा, रूस की विश्वसनीयता, अब ये फिर आपके ऊपर है, पश्चिमी देशों के ऊपर है कि वो इस बार रूस को ट्रस्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक देखे जाने की इसको आवश्यकता है कि इसको लेकर क्या किया जाएगा। तो इसमें जो भी होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तक के लिए इसमें इतना ही हुआ है, लेकिन रूस की जो एक अनप्रेडिक्टेबल नेचर है कि आप बता नहीं सकते कि वो क्या कर रहा है, वो एक बार दोबारा से यहां पर स्थापित हुआ है। चलिए, कितने आर्टिकल्स हो गए हमारे? युद्ध और नाच देख लेते हैं, आगे क्या है। लोकतंत्र का भवन निर्माण और एक और होगा, हाँ 2 और हैं, अभी है, टाइम कम है। मुझे लगा था बहुत टाइम है अगर ऐसा है तो, लेकिन नहीं, टाइम थोड़ा कम है आज हमारे पास, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। तो यार ये वाला आर्टिकल जो है ये संजय श्रीवास्तव ने लिखा है। संजय श्रीवास्तव अर्बन सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं। जब मैं सोशियोलॉजी का छात्र था, जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ता था, तब वो जेएनयू में पढ़ाते थे और मैं बड़ा प्रभावित था संजय श्रीवास्तव के काम से, मैं बड़ा प्रभावित था। अर्बन सोशियोलॉजी यानी कि शहरों के जो समाजशास्त्र होता है, उसमें मेरी भी बहुत गहन रुचि थी कि भाई शहरों में, घरों में स्पेस का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, उसके पीछे की सामाजिकता क्या होती है, उसके पीछे की राजनीति क्या होती है, मैं उसमें बहुत गहन रुचि रखता था और संजय श्रीवास्तव उस पर काम करते थे। तो मैं एक जमाने में मैं सोचता था कि मैं इनके अंडर पीएचडी करूंगा और प्रोफेसर बनूंगा, लेकिन होता ना कि आप सोचते कुछ और हो, जीवन में होता कुछ और है। तो चलिए कोई बात नहीं, वो मैं नहीं कर पाया, लेकिन आज इनका आर्टिकल मैं आपको ही पढ़ाता हूं। संजय श्रीवास्तव ने एक आर्टिकल लिखा है और ये थोड़ा फिलोसॉफिकल आर्टिकल है, इस पर थोड़ा सोचने की आवश्यकता है, केवल सोचने वाला आर्टिकल है। तो यार बहुत दिन से चर्चा हुई कि यार ये जो नई संसद भारत में बनी, आपने देखा कि यार ये संसद जो है, इसके आर्किटेक्चर को लेके, इसके डिजाइन को लेके तमाम तरह की बातें की गई, बहुत तारीफ भी की गई, बहुत आलोचना भी की गई। कुछ लोगों को ये बहुत अच्छी लगी, कुछ लोगों को ये बहुत खराब लगी। और आजकल तो हर चीज में वैसे भी राजनीति है, जो लोग वर्तमान सरकार के समर्थक हैं उन्हें बहुत अच्छी लगी, जो लोग वर्तमान सरकार के विरोधी हैं उन्हें बहुत खराब लगी। तो आजकल तो गेस करना बहुत इजी हो गया है ना कि आप आदमी से तुम्हें संसद कैसी लगी, तो आप ये पूछ लो कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो, उसके हिसाब से आदमी बताता है कि उसको चीजें कैसी लगी। ठीक है, तो खैर, तो यहां पे संजय श्रीवास्तव ये कहते हैं कि यार पहली चीज वो कहते हैं कि यार भारत में आप कभी भी देखो, आजादी जो हमारी पहले पुरानी संसद थी, ये वाली याद है आपको, पहले ऐसे गोल संसद का एक डिजाइन हमारा जो था, ये पीछे वाली संसद जो है अभी आपको दिख रही होगी, ये जो संसद है हमारी, ये कभी भी भारत में लोकतंत्र का ऐसा प्रतीक बन नहीं पाई, है ना। कि आप जब भी भारत में लोकतंत्र की बात करते हो या भारत देश का प्रतिनिधित्व आप सोचते हो, तो आप क्या दिखाते हो? वो राष्ट्रपति भवन की जो मीनार है, या फिर इंडिया गेट, या फिर राजपथ, ये दिखाया जाता है। आमतौर पे संसद को नहीं दिखाया जाता, जबकि दिखाया जाना चाहिए। तो संजय श्रीवास्तव कहते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमागों में एक ये बात आ गई कि संसद जो है वो देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। तो संसद की छवि जो है वो गिरी है आजादी के बाद से। इसीलिए संसद कभी भी देश में एक बहुत बड़ा संस्थान बनके कि जिसके साथ लोग देश को जोड़ पाए कि हां हमारे देश का सम्मान है ये संसद, ऐसा कभी भी हो नहीं पाया। खैर, ये एक बिंदु है जो उन्होंने रेज किया, ये हमारा चर्चा का विषय भी नहीं है। संसद को लेके या इस प्रकार के भवनों को लेके संजय श्रीवास्तव ये पूछते हैं कि यार जब हम संसद बना रहे हैं, जब हम संसद का डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें कैसी संसद बनानी चाहिए? क्या हमें एक ऐसा भवन बनाना चाहिए जो एकदम ग्रैंड लगे, जो एकदम भव्य लगे कि यार क्या शानदार है, जिसको आप देखो तो ऊंची ऊंची मीनारें हों और छत हों, और जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ऑपुलेंस, जो एक बहुत एक धनाढ्यता का एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनाई जाए? क्या आपको उस तरह के भवन की आवश्यकता होती है संसद के लिए, या फिर आप एक सामान्य कार्यालय जैसा दिखने वाला, सामान्य एक ऑफिस जैसे दिखने वाली संसद बनाई जाए? इनमें से किस तरह की संसद होनी चाहिए? देखिए, इस बात को समझिए, एक किताब है, हिंदी में है, तो आप लोग अगर इसको पढ़ना चाहते हैं, आपके पास समय है तो इसको जरूर पढ़िएगा। अगर आपका सिनेमा में इंटरेस्ट है तो आपको बड़ा मजा आएगा। मिहिर पांड्या नाम के एक अध्यापक हैं, मिहिर पांड्या नाम के एक टीचर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो सिनेमा पढ़ाते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, शहर और सिनेमा वाया दिल्ली। बहुत साल पहले उनकी ये किताब मैंने पढ़ी थी, मेरे ख्याल से उनका पीएचडी थीसिस था ये।
जो उसको बाद में उन्होंने किताब की तरह निकाला और मैंने उसको पढ़ा था, वाया दिल्ली। मिहिर पांड्या नाम की ये किताब है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास समय है, तो आप पढ़िएगा, बड़ी मजेदार किताब है। तो अब इस किताब के भी मिहिर पांड्या ने 2 हिस्से किए हैं। इस किताब के 2 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है सत्ता का शहर और दूसरा सेक्शन है आम शहर, आम जनता का शहर। ऐसे कुछ नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं। सत्ता का शहर मतलब राजपथ, संसद, है ना, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, ये सब लगता है कि यार ये तो बड़े लोगों की दिल्ली है। वहीं दूसरी ओर आप लाजपत नगर जाइए, आप मयूर विहार जाइए, आप करोल बाग जाइए, आप मुखर्जी नगर जाइए, तो वो आपको लगेगा कि यार ये आम जन का शहर है। तो मिहिर पांड्या कहते हैं कि क्लियर बंटवारा है, इस शहर में क्लियर बंटवारा है। सत्ता का शहर अलग है, आम जनता का शहर अलग है। दिल्ली एक ही है पर बंटवारा क्लियर है। तो संजय श्रीवास्तव यहां पे यही कहते हैं कि यार संसद जो है वो कौन से हिस्से की होनी चाहिए? क्या वो सत्ता के शहर जैसी होनी चाहिए या फिर वो आम जन के शहर जैसी होनी चाहिए? लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि यार आम जन जैसी बनाओ ना, कि क्योंकि यार आम आदमी को भव्य भवन देखकर डर लगता है कि नहीं लगता? सच बताना। एक कहीं आप, ये हम सबके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है कभी ना कभी, कि आप किसी ऐसे बहुत बड़े 5 स्टार होटल में गए, भाई आपका कोई दोस्त ले गया आपको खाना खिलाने, पहली बार आप जाते हो, धीरे धीरे अगर आपको आदत लग जाएगी तो ठीक है, लेकिन अगर आप पहली बार जब जाते हो तो भाई हाथ कांपते हैं कि नहीं कांपते खाना खाते हुए भी? वहां पे एक 5 स्टार होटल में आप गए पहली बार और आपको समझ ही नहीं आता कि यार यहां प्लेट कहां से लें, कहां रखें, किसी से पूछते हुए भी डर लगता है आपको। तो भव्यता से आम आदमी को डर लगता है कि नहीं लगता? मतलब ये कारण है कि मैं, जो आजकल बड़े बड़े एयरपोर्ट बनते हैं, मैं उनके थोड़ा खिलाफ होता हूं कि यार बड़े बड़े एयरपोर्ट से क्या होता है, आम व्यक्ति को डर लगता है। एयरपोर्ट वगैरह सरल होने चाहिए, बड़े नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जिस दिन आप लोगों का प्रीलिम्स था उस दिन मैं दिल्ली गया। मैं मुंबई में रहता हूं, मैं दिल्ली गया ताकि आप लोगों का जो पेपर का एक्सप्लेनेशन है वो मैं शूट कर पाऊं। वो हमें सबको दिल्ली में शूट करना था, गुड़गांव में जो हमारा ऑफिस है। तो मैं दिल्ली गया और सुबह सुबह की मेरी फ्लाइट थी, क्योंकि भाई 11 बजे तक पेपर मिलना शुरू हो जाता है, लोगों हमारे पास आ जाता है तो 12 बजे तक, तो उसका हमें कुछ डिस्कशन करना था। तो मैं सुबह सुबह की फ्लाइट थी, मैं सुबह सुबह पहुंचा एयरपोर्ट। तो यार एक बुजुर्ग महिला जो मतलब अंग्रेजी अच्छे से नहीं बोल पा रही थी, वो एकदम परेशान एयरपोर्ट पे कहीं घूम रही थी और बोलती हैं कि आप बता सकते हैं ये गेट कहां पड़ेगा? अब देखिए मुंबई का जो टर्मिनल 2 एयरपोर्ट है वो इतना विशाल है, भव्य है, एकदम सत्ता के शहर जैसा लगता है। वहां जाओ तो आपको लगेगा वाह क्या आलीशान एयरपोर्ट है। लेकिन भाई वो एयरपोर्ट इतना बड़ा है, वो इतना भव्य है कि एक जो आम महिला जो अंग्रेजी नहीं बोल पा रही थी, बुजुर्ग महिला थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मैं वहां तक कैसे पहुंचूं जहां से मेरी फ्लाइट जाएगी। तो आखिरकार मैं उनको लेके गया, लेकिन टाइम हो चुका था, उनकी फ्लाइट 100% छूट गई होगी। जहां तक उनको वो ट्रॉली बग्गी मिलती है वो उनको ले जाती है, लेकिन उनकी फ्लाइट छूट गई होगी। तो यार ये एक बात सही है ना कि आम आदमी को भव्यता देखकर डर लगता है। तो ये आपके संसद को क्या हम एकदम आम जैसा बनाएं, एक सामान्य संसद बनाएं, बिल्कुल एक सिंपल, कि यार ये हमारा सीधा सीधा हमारी संसद है, यहां पे हम लोग बैठ के निर्णय लेते हैं, आरामदेह होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या भव्यता जरूरी है? अब यहां पे एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है कि यार आप एक सशक्त देश हो, आप एक बड़े देश हो, है ना, और आपकी संसद जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आपका प्रतीक है कि नहीं है? कि दुनिया भर के बड़े बड़े नेता आपकी संसद में आते हैं, दुनिया भर के समाचारों में आपकी संसद दिखाई जाती है। तो यार आप जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है, इसके लिए भव्यता भी जरूरी है। आप, वरना क्या इंप्रेशन जाएगा दुनिया में यार कि भारत की संसद क्या है, ऐसे बस 50 कमरे बने हुए हैं लाइन से, ऐसा जैसे मतलब मुखर्जी नगर में कोचिंग्स होती हैं, ऐसे कमरे बने हुए हैं जहां लड़के लड़कियां रहते हैं, हॉस्टल्स जैसे होते हैं, ऐसी संसद है भारत की। तो यार अगर ऐसी संसद बनाई जाएगी तो यार आपको मतलब क्या सही लगेगा? क्या आप सहमत होगे कि यह संसद का एक सही डिजाइन है? तो भवन निर्माण कला की यही चुनौती होती है। तो संजय श्रीवास्तव कहते हैं कि आधुनिक देश में जहां पर आपको आधुनिकता भी चाहिए लेकिन आपको परंपरा भी चाहिए, भवन निर्माण की यही चुनौती है। तो आर्किटेक्चर जो है उसका यही चैलेंज है कि आप भव्य बनाओ, क्योंकि वह दुनिया देखेगी, लेकिन भव्यता के अंदर भी आपको सरलता दिखनी चाहिए। तो ये एक बड़ी चुनौती होती है भवन निर्माण की। और यह बात क्लियर है कि कोई भी निर्माण जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे शासक और शासित अलग अलग दिखने शुरू हो जाएं, कि यानी कि ओपननेस दिखनी चाहिए डिजाइन में, आपको एक खुलापन दिखना चाहिए कि जनता का स्वागत है, यह जगह जनता के लिए ही है, जनता यहां पर हमेशा आ सकती है, जनता ही मालिक है। अगर आपका भवन यह संदेश नहीं दे रहा है
तो वो अच्छा भवन नहीं है। आपके डिजाइन में इस बात का समावेशन जो है वो हमेशा किया जाना चाहिए। सबकी साझी विरासत और आसान पहुंच ये परिलक्षित होनी चाहिए कि वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो अलग लोग हैं, ये अलग रहते हैं और बाकी लोग अलग रहते हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये एक आवश्यक चीज है, इसका प्रयास किया जाना चाहिए, ये यहां पर संजय श्रीवास्तव कहते हैं। तो ये एक सोचने का तरीका है, ये मैं चाहता था कि आप लोग भी अपने दिमाग में लेकर आए कि स्थानों को लेकर, भवनों को लेकर हमें किस तरह से सोचना चाहिए। इस पर मेरे को यह आर्टिकल थोड़ा महत्वपूर्ण लगा संजय श्रीवास्तव का, तो मुझे लगा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। चलिए आते हैं आज के आखिरी आर्टिकल पे, जो है आंकड़ों पर। तो यार भारत में आंकड़ों को लेकर एक प्रकार का युद्ध जैसा चल रहा है। पिछले कई बार से क्या हो रहा है, सरकार जो एनएसएसओ के आधुनिक आंकड़े, जो एनएसएसओ सरकारी संस्था है, एनएसएसओ जो है वो अपने आंकड़े जो लाती है, तो सरकार उन आंकड़ों को सही नहीं मान रही, कि जबकि सरकारी संस्था है, उसके द्वारा किए गए सर्वे को, जो 2017-18 में एनएसएसओ ने अपना सर्वे किया और उसके आधार पर जो आंकड़े आए, सरकार ने उन आंकड़ों को कर दिया खारिज कि यार ये आंकड़े सही नहीं है, ये आंकड़े गलत हैं, इनकी जो मेथोडोलॉजी थी, जो इनकी प्रक्रिया थी, तरीका था, वो तरीका गलत है, वो तरीका सही नहीं है, वैज्ञानिक तौर पे सही नहीं है। तो बड़ा विवाद हुआ। उसके पीछे कारण यह बताया गया कि 2019 में चुनाव थे, 17-18 का सर्वे आया था, 2019 में चुनाव आने वाले थे और उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जो सरकार के लिए नुकसानदायक हो सकते थे, कि भाई ऐसा दिखाने वाले थे कि देश में गरीबी बढ़ी है या लोगों का खर्चा कम हुआ है वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार की बातें थी। तो एक विवाद शुरू हो गया कि यार आंकड़े जो हैं वो सही तरह से कैसे इकट्ठे होने चाहिए, और अगर सरकार ही आंकड़ों को नियंत्रित करती रहेगी तो यार मतलब फिर तो समस्याप्रद आंकड़े कभी आएंगे ही नहीं। अगर सरकार ही आंकड़ों को नियंत्रित, मतलब वही वाली बात हो गई ना, अगर आपकी कॉपी आप खुद चेक करो तो यार आप तो हमेशा टॉप करोगे। वो बात सही है कि नहीं है? तो वैसे ही अगर सरकार अपने आंकड़ों को खुद नियंत्रित करेगी फिर तो यार निष्पक्ष आंकड़े आ ही नहीं सकते। तो इस पर विवाद के बाद सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है उसने एक सलाह देने के लिए एक समिति बनाई है। पहले भी एक समिति बनी थी 2019 में, वो 28 लोगों की समिति थी, उसको छोटा करके 14 लोगों की एक नई समिति बनी है। ठीक है, और इसमें एनएसएसओ द्वारा किए जाने वाले घरेलू सर्वे भी शामिल है और उसका अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष कौन है? प्रणब सेन। ये जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं सज्जन, ये भारत के पहले चीफ स्टैटिस्टिशियन थे, भारत के पहले मुख्य सांख्यिकी विद का पद इन्हें मिला था। बहुत ही जाने माने स्टैटिस्टिशियन है प्रणब सेन, डॉक्टर प्रणब सेन। और ये एक सरकार की मतलब इसमें अच्छी चीज ये है कि आलोचक रहे हैं, मतलब सरकार की जो डेटा कलेक्शन के तरीके हैं, सरकार ने जिस तरह से डेटा को रोका उसको, उसकी इन्होंने आलोचना की है। तो सरकार ने एक आलोचक को उसका अध्यक्ष बनाया, ये बहुत अच्छी बात है। अन्य भी जो लोग इसमें शामिल किए गए हैं वो अर्थशास्त्री हैं, वो जो सांख्यिकी को समझते हैं, उस तरह के लोगों को शामिल करके ये एक आंकड़ा बनाया है और ये एक समिति बनाई है जिसमें एनएसएसओ द्वारा किए जाने वाले घरेलू सर्वे को भी शामिल किया जाएगा कि भाई उसमें क्या आंकड़े हैं। जैसा आपको मैंने बताया 2019 में भी ऐसी समिति बनी थी, उसके भी अध्यक्ष जो है सेन साहब ही थे, लेकिन उसको अब छोटा किया गया है, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश उस समिति को करी गई है। तो इसका पहला काम क्या है, आपके यहां घरेलू उपभोग खर्च का जो सर्वे होता है उसके तरीकों को स्पष्ट करना है कि लोग जो है अपने घरेलू खर्चे कितने कर रहे हैं, उसके सर्वेक्षण का जो तरीका है, मेथोडोलॉजी है, वो स्पष्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि इसके आधार पे, देखिए इसके आधार पे आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तय होता है, आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है जिसके आधार पे आप इन्फ्लेशन बताते हो वो तय होता है। आपके जीडीपी की कैलकुलेशन काफी हद तक इस पे आधारित होती है। तो अगर आपका यही डेटा की मेथोडोलॉजी सही नहीं है तो निश्चित तौर पे आपका ये सारा डेटा जो है अपने आप ही सवालिया निशान में आ जाएगा कि यार ये पता नहीं कितना एक्यूरेट होगा जब इनका यही वाला आंकड़ा सही नहीं है। तो ये जो है इसका ये प्राथमिक कार्य इसका माना गया है। 2017-18 में किए गए सर्वे को सरकार ने नकार दिया, आपको मैंने बताया। तो यार डेटा में अर्थव्यवस्था को लेकर खराब सूचना होने पर नकारने का प्रयास, ऐसा आरोप लगा था कि वास्तविकता में सरकार इसलिए नकार रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर एक खराब सूचना जो है उसमें थी। तो इंपॉर्टेंट चीज यार देखो क्या है कि हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि सूचना खराब हो या अच्छी हो, डेटा निष्पक्ष होना चाहिए, डेटा अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए।
तो इस समिति का पहला काम जो है वो ये है कि एनएसएसओ और सरकार के बीच जो ये शिकायत है, जो ये एक दूरी है कि भाई सरकार कहती है कि एनएसएसओ का मेथड सही नहीं है, एनएसएसओ कहता है हमारा मेथड सही है, इस एक अंतर को भरना होगा, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा कि यार हम सब सहमत हो जाएं कि हां डेटा ऐसे इकट्ठा किया जा रहा है और ये सही डेटा है, और डेटा की गुणवत्ता की जांच एक निष्पक्ष तरीके से हो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग करे, ना कि सरकार। तो ये कुछ प्रावधान जो हैं ये करने चाहिए, ये इस समिति का पहला काम होगा। तो ये समिति बनी है, एक प्रशंसनीय कदम है। देखते हैं ये समिति आगे कैसे काम करती है। चलिए आज के जल्दी से प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो है, ब्लैक सी इनिशिएटिव इनमें से किससे संबद्ध है? पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण, समुद्र की लवणता, यूक्रेन से अनाज का निर्यात, मछलियों में जैव विविधता। आमतौर पे सी देखते हैं हम, तो हमको पर्यावरण, मछलियां ये सब अकर करती हैं, लेकिन याद रखना यूक्रेन से अनाज के निर्यात पर आधारित है। आज ही पढ़ाया है तो आपको याद होगा, अन्यथा ये सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अभी पढ़ा है तो सरल लग रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा सवाल भी आज ऐसा ही है। इंदिरा साहनी केस इनमें से किससे संबद्ध है? कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न, क्या यह है? यह है विशाखा केस, याद रखिएगा। विदेश यात्रा का मूल अधिकार, यह किस पर है? यह मेनका गांधी केस है। आरक्षण, इंदिरा साहनी केस आरक्षण पर है। निजता का अधिकार कौन सा है? पुत्तुस्वामी केस है। तो यह भी याद रखिएगा, ये सारे मैंने वही डाले हैं जो किसी ना किसी मशहूर केस से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें इंदिरा साहनी केस जो है वो आरक्षण पर आधारित है। आज का आपका प्रश्न सब्जेक्टिव क्या है? विश्वसनीय आंकड़े आर्थिक विकास का आधार हैं, चर्चा कीजिए। बहुत ही आसान है कि भाई विश्वसनीय आंकड़े अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप नीति निर्धारण ठीक से नहीं कर पाओगे, आपकी नीतियों में समस्या होगी, उन नीतियों के प्रवाह में समस्या होगी, उन नीतियों के लागू करने की प्रक्रिया में समस्या होगी। तो निश्चित तौर पे एक सही अर्थव्यवस्था का आधार जो है वो आपके विश्वसनीय आंकड़े ही होते हैं। ये आपको यहां पर बताना है, सरल सा है, कोई खास दिक्कत नहीं है। तो जाते जाते आपको एक बार दोबारा बता दूं कि भाई परसों से P2I बैच शुरू हो रहा है शाम 6 बजे। याद रखना एजे लाइव कोड लगाना है, 29,999 में बैच को प्राप्त करना है। 2024, 2025 कभी भी आप एग्जाम दे रहे हो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। हिंदी में उपलब्ध है, अंग्रेजी में उपलब्ध है और बाइलिंगुअल भी उपलब्ध है। एजे लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। P2I है, यानी कि आप इस कोर्स से जुड़ जाएंगे तो आपको और कोई भी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी संपूर्ण तैयारी जो है वो इसी बैच में कराई जाएगी, ये आपको याद रखना है। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, इससे जल्दी से जल्दी जुड़िए। मैं बार बार कह रहा हूं, लास्ट डे का इंतजार मत करो, 22 तारीख का इंतजार मत करो। आज 20 है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कल तक इससे जुड़ जाइए, ताकि लास्ट डे एक आप शांत मन से पढ़ाई अपनी प्रारंभ कर पाए। ठीक है, ये आप निश्चित तौर पे आप इससे जुड़ने का प्रयास कीजिए। साथ के साथ अगर आपको जो मेरे साथ कोई सवाल पूछना है, कोई चर्चा करनी है, तो अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पे इस क्लास की प्रेजेंटेशन आएगी। अतुल_UPSC ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studiiq.com ये मेरा ईमेल आईडी है, और www.studiiq.com ये हमारे संस्थान की वेबसाइट है, जहां पे जाके आप हमारे कार्यक्रमों आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए हम इतनी ही चर्चा करेंगे। मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 10 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ, और शाम 4 बजे एक बार फिर हिंदी में हिंदू के नए एपिसोड में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। आज शाम मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।